थी। रानी बोली, शीत तू क्यों फालतू की जिद पे अड़ा है, भूल जा सब बातों को और आजा मेरे पास। इतना कह रानी शीत का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचती है। शीत तुरंत हाथ छुड़वा हुआ कहता है, मौसी लगता है आपने अपनी लाज और लज्जा बिल्कुल त्याग दी है, आपको शर्म आनी चाहिए यह सब करते हुए। जब रानी चंद्रिका ने देखा कि यह तो किसी तरह भी मानने वाला नहीं है, तब रानी बोली, देख शीत, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा। अभी तूने मेरा प्यार ही देखा है, मेरे क्रोध से अभी तू अनजान है। शीत यह कहते हुए चल पड़ा। ठीक है मौसी, जो तुम्हें करना हो कर लेना, मैं जा रहा हूँ। रानी चंद्रिका गुस्से में बोली, तुम मेरी इच्छाओं को दबाकर जा रहे हो, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जब राजा के आने का समय होता है तो रानी अपने कपड़े फाड़ लेती है, गहने उतार फेंकते हैं और बिस्तर पर पड़कर सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। राजा आकर रानी की ऐसी हालत देख दंग रह जाता है और पूछता है, क्या हुआ रानी? तब रानी रोते हुए अपना त्रिया चरित्र दिखाती है और कहती है, क्या बताऊं महाराज, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। राजा बोला, रानी जो भी बात है वह मुझे बताओ। तब रानी चंद्रिका कहती है, महाराज आपका बड़ा बेटा शीत मेरे महल में घुस गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ा, पर उसके ऊपर तो जैसे जवानी का भूत सवार था। ये सुनते ही राजा के पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा रूप ऐसा कर सकता है, पर रानी अपना त्रिया चरित्र दिखा राजा को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। गुस्से से लाल पीला राजा सोचता है, ऐसे पुत्र से अच्छा तो मेरा कोई पुत्र ही ना होता, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता उस पापी की। इसी सोच के साथ राजा खड्ग सिंह तुरंत अपने सिपाहियों से कह महल के मुख्य द्वार पर अपने बेटे शीत के लिए देश निकाला लिखकर डंगवा देता है। शाम को जब शीत और बसंत दोनों भाई खेल कर आते हैं, तब शीत की निगाह उस शाही फरमान पर जाती है। उसे देखते ही वह तुरंत वापस मुड़ जाता है और चल पड़ता है। तब बसंत कहता है, क्या हुआ भैया, आप कहाँ चल पड़े? तब शीत अपने भाई बसंत को ही फरमान दिखाते हुए कहता है, बसंत पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया, उनकी आज्ञा सिर माथे पर, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। शीत की बात सुन बसंत बोला, नहीं भैया, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, हमें पिताजी के पास चलकर उनसे बात करनी चाहिए। तब शीत अपने भाई को सुबह हुई घटना का सारा किस्सा कह सुनाता है। सारी बात सुन बसंत कहता है, चलो भैया हम ये सारी बातें पिताजी को बता देते हैं। तब शीत बोला, नहीं बसंत, अब समय निकल चुका है, पिताजी फैसला करने से पहले अगर हमको बुलाते और पूछते तो हम उन्हें सारी हकीकत बताते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं भाई। तब बसंत रोता हुआ कहता है, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। बसंत की बात सुन शीत बोला, नहीं बसंत, देश निकाला तो मुझे मिला है, तुम मेरे साथ कहाँ दर दर की ठोकर खाते फिरोगे? बसंत बोला, नहीं भैया, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो आज आपके साथ हुआ है वो कल मेरे साथ भी तो हो सकता है। शीत उसकी बात मान लेता है। दोनों भाई अपने शाही वस्त्रों को त्याग भरे हृदय से राजा की नगरी को छोड़ चल पड़ते हैं। दोनों भाई दुखी हृदय से राजा की नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों भाई थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद बसंत अचानक बीमार पड़ जाता है। बसंत ने कहा, भाई मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है, अब मैं और नहीं चल सकता। शीत बसंत को इस हालत में देख चिंतित हो जाता है। दोनों भाई 2 दिनों से लगातार चलने और कुछ न खाने के कारण बसंत बीमार पड़ गया था। शीत अपने भाई बसंत से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं नजदीक किसी नगरी में जाकर कुछ खाने को ले आता हूँ। ये कहकर शीत बसंत को वहाँ छोड़कर चल पड़ता है। चलते चलते वह एक नगरी के नजदीक पहुंच जाता है। तभी सामने से एक हाथी आता है और शीत को पकड़कर अपनी पीठ पर रखता है और दरबार में पहुंच जाता है। उस नगर में एक सुंदर रानी शोभावती राज करती थी और पिछले कुछ दिनों से रानी की रोज एक युवक से शादी कर दी जाती थी, क्योंकि रोज रात को उस नए राजा की मृत्यु हो जाती थी। और उस नगरी का यह नियम था कि रोज सुबह हाथी नगर में जाता और किसी युवक को अपनी पीठ पर लेकर आता।